अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नीट एग्जामिनेशन दोबारा से कराने और उसकी धांधली का मामला थमा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इसका शोर अब सामने आने लगा है। आज लोकसभा और राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा प्रतिपक्ष ने किया है और बहुत गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं। लोकसभा तो इतना ज़्यादा वहाँ पर हंगामा हो गया कि लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कोई चर्चा नहीं हो सकी, जबकि ये वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का है, लेकिन विपक्ष नीट पर विशेष परिचर्चा की मांग कर रहा है। आज हमारी डिबेट का यही सब्जेक्ट है। बहन भाइयों, 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता के तौर पर देश में आए हैं जो एक दो बार नहीं, तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नेहरू की बराबरी कर ली। बहन भाइयों, ये 18वीं लोकसभा इस देश में बहुत ही खास है। जैसा कि मैंने पूर्व की डिबेट्स में आपके समक्ष ये बात रखी कि ये 18वीं लोकसभा ज़्यादा यंग है, बहुत ही जवान है, बहुत ही डायनामिक है और नए लोगों से भरी हुई है और पहले से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की इस बार जमात पहुंची है लोकसभा के भीतर। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अधीर रंजन चौधरी नहीं, राहुल गांधी हैं पार्लियामेंट के भीतर। और भी तमाम लीडर हैं, अखिलेश यादव भी गए हैं जो तीसरी सबसे बड़े दल के रूप में है और प्रतिपक्ष में दूसरा सबसे बड़ा दल है। इस बार की पार्लियामेंट बड़ी खास होने वाली है और इस खास की तासीर मिली आज। नीट एग्जामिनेशन को लेकर प्रतिपक्ष का रुख बिल्कुल साफ है। रीनीट हो यानी दोबारा से एग्जामिनेशन हो, इन्वेस्टिगेशन को तेज किया जाए, किंग पिन पकड़े जाएं, चिंटू पिंटू नहीं। इस मांग को लेकर और नीट पर चर्चा कराने को लेकर प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेर रखा है। अब सत्ता पक्ष का ये क्लेम है कि जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे उनका एग्जामिनेशन दोबारा से करा दिए, पर उसमें भी देखिए 800 लोग गायब हो गए, बच्चे जो पास हुए थे वो एग्ज़ाम देने ही नहीं आए। इस पर हालांकि चर्चा नहीं होनी चाहिए थी कि जब वो इतने मेधावी थे, पास कर गए थे और बड़े टॉपर नंबर पाए थे, ग्रेस मार्क पाए थे, तो भाग क्यों गए एग्जामिनेशन से। बड़ा बिग कैच है। तमाम लूप होल्स पकड़ना बाकी है। अभी जो पकड़े जा रहे हैं टटपुंजिया टाइप के लोग पकड़े जा रहे हैं, चिंटू पिंटू गुड्डू पप्पू लल्लू, इनसे बात बनेगी नहीं। यूपी पुलिस ने भी यही किया, हमेशा चिंटुओं को पकड़ा। और बेदीराम तो देखिए, बेदीराम को होमगार्ड भी अभी तक पूछने नहीं गया कि ये बेदीराम तुम कहाँ हो, पेश क्यों नहीं हो रहे हो, उनसे पूछा तक नहीं जा रहा। बेदीराम ज्वलंत प्रमाण है, उदाहरण है। और सिर्फ बेदीराम ही नहीं, हो सकता है नेक्सस इससे भी बड़ा हो जो हम आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। और इसमें पारंगत कौन है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। उन्हें अपने काम को और दायित्व को ठीक से निर्वहन करना चाहिए। अब हम लौटकर लोकसभा आते हैं। लोकसभा में सामान्य तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी चाहिए थी, नियम भी यही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीट पर चर्चा कर लो और एक ज्वाइंट एड्रेस करते हैं। हालांकि दांव बहुत सही मारा था राहुल गांधी ने, सरकार उनके ट्रैप में आते आते बच गई। ट्रैप क्या था कि अच्छा डिस्कशन नहीं करते, एक ज्वाइंट मैसेज देते हैं बच्चों को, छात्रों को। डिस्कशन डिलेड होता, लेकिन आपस में चर्चा करके दो लोग इधर से दो उधर से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से, एक ज्वाइंट मैसेज बच्चों को देते हैं, रिकॉन्सिल करते हैं और उनको समझाते हैं कि नहीं नहीं जांच हो रही, ठीक है, पार्लियामेंट उनके लिए कंसर्न्ड है। तो फेंका तो था बड़ी सही गुगली राहुल गांधी ने, लेकिन सत्ता पक्ष वक्त रहते भाग गया कि ये कोई सामान्य गेंद नहीं है, ये बड़ी तगड़ी यारकर है और ये नुकसान कर जाएगी। लिहाजा इस पर डिबेट नहीं हुई। राहुल गांधी नीट पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, सदन स्थगित करना पड़ा। और इस वक्त पूरे देश की निगाह सदन में 11 बजे रहती है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अब थोड़ा क्रेज बढ़ा है दोनों पक्षों में, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। उधर संख्या बढ़ी है, इधर तीसरी बार सरकार आए हैं, दोनों के अपने अपने समर्थक हैं। तो आने वाले वक्त में क्या नीट पर कोई चर्चा हो पाएगी या सरकार इससे भाग रही? धर्मेंद्र प्रधान का कहना है हम भाग नहीं रहे, हम चर्चा को तैयार हैं। तो चर्चा शुरू होनी चाहिए। चर्चा कब शुरू हो सकती है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद।
लेकिन उसके बाद शायद बजट भी आना है, क्योंकि अभी तो जो बजट था वो अनुपूरक बजट था फरवरी वाला, अब फुल फ्लेज बजट भी आना है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि अभिभाषण खत्म हुआ तो ये निकल लेंगे, चर्चा होगी नहीं, तो लिहाजा अभी इनको अकाउंटेबल बनाओ, जिम्मेदारी इनकी अभी तय होनी चाहिए। तो आने वाला सप्ताह सोमवार से पार्लियामेंट के लिहाज से बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि अगर डिबेट अलाउ हो गई नीट पर तो बहनों भाइयों धागे खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? अपोजिशन के पास नंबर्स हैं तो उनको टाइम भी उतना मिलेगा बोलने का। अभी अलग बात है हंगामे में, शोर शराबे में बात ना हो पाए तो एक अलग विषय है, लेकिन नीट का विषय केंद्र सरकार के गले में फंस गया है। उगलेंगे दांत टूटेगा, निगलेंगे आंत फटेगी। इसीलिए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, एक हायर अप कमेटी भी बना दी गई है इसरो के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। लेकिन बहनों भाइयों इससे बात बन नहीं रही है, और अभी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस भी लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इस मसले पर राजनीति भी बहुत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने जब लोकसभा में वो सिर्फ 1 ही मिनट बोल पाए और आरोप था कि उनका माइक बंद कर दिया गया, तो उन्होंने अपने घर से एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और सरकार पर आरोप लगाया कि नीट पर चर्चा से सरकार भाग रही है, उनका माइक बंद किया जा रहा है। किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रतिपक्ष जो कर रहा है उससे सदन की गरिमा गिर रही है। तो नीट पर चर्चा करने से सदन की कौन सी गरिमा गिर जाएगी, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। तो आज चर्चा हम इसी विषय पर करते हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यही है कि विपक्ष को मजबूती के साथ हो, विपक्ष मजबूत भी हो, समझदार भी हो, संवेदनशील भी हो। अनावश्यक मुद्दे उठाकर संसद का समय खराब करना, ये भी विपक्ष को सोचना चाहिए। ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो जन सरोकार के हों, राष्ट्रहित के हों, जनहित के हों और आम आदमी के भले के हों। विपक्ष तो पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है मजबूर नजर आ रही। आज सरकार पूरी तरीके से बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है, और जो हम एक हेल्दी अपोजिशन की हम भूमिका इंडिया गठबंधन वाले हम लोग निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, पीडीए का सम्मान, पीडीए की लड़ाई, दलितों, शोषितों, वंचितों, नौजवानों, बेरोजगारों की लड़ाई, तो वो हमारा ऑन रहेगा सड़क से लेकर के सदन तक। आज संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नीट पर सवाल पूछने पर उनका माइक बंद कर देना यह दर्शाता है कि सरकार कितनी कमजोर है, और इस कमजोर सरकार की जवाबदेही इस बार मजबूत विपक्ष तय करेगा। बहनों भाइयों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष सिंघवी कांग्रेस से हैं। कर्नल शरद शरण जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। नावेश सिकोह जी जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, और केपी मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार यानी कि केंद्र की सरकार नीट पर लोकसभा में बहस से क्यों भाग रही है? कराइए बहस। ब्रजेश भाई, संसद चलेगी संसद की मर्यादा और कानून के हिसाब से। संसद को चलाने के लिए हर दिन की कार्यवाही क्या हो, इसके लिए एक कार्य मंत्रणा समिति होती है। इस कार्य मंत्रणा समिति में उस सदन के सारे जो राजनीतिक दल होते हैं उसके अनुपात में उनके सदस्यों की संख्या होती है। यही कमेटी ये तय करती है कि आज, कल, परसों इस सदन में कौन सी घटना पर क्या बहस होनी चाहिए, कितनी देर की बहस होनी चाहिए और कब बहस होनी चाहिए। ये कानून सम्मत, और लोकसभा के जो कार्य मंत्रणा समिति है वो उसकी कार्यवाही के लिए एक संविधान सम्मत दिशा निर्देश हैं। इसी दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा होती है। यह देश के कानून की, लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है जिसका निर्वहन हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस बहस का स्वागत है, लेकिन पहले लोकसभा में जो राष्ट्रपति, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक व्यक्ति है,
उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि कानून सम्मत कार्य मंत्रणा आपकी पार्टी समिति के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे दिशा निर्देशों चर्चा के अनुसार फौरन पश्चात नीट पर बहस के लिए दोनों सदनों में तैयार है? ब्रजेश भाई, इसका निर्णय हम, आप या कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। संविधान में इसके लिए प्रक्रिया है। इसमें वही होगा जो कार्य मंत्रणा समिति अपनी बैठक के उपरांत इसके दिशा निर्देश, इसका समय, इसका तिथि जारी करेगी। इसके अलावा भारत के संविधान में संसद में चलने की और कोई प्रक्रिया नहीं है। आपकी मुझे पार्टी लगता है तैयार इसी है प्रक्रिया का निर्वहन होना चाहिए कि इस पर बहस होनी चाहिए? नीतिगत तरीके से तो आपकी पार्टी तैयार है या नहीं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ऑलराइट, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं। आप बार बार हाथ क्यों उठा रहे थे? बोलिए। थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत गंभीर मुद्दा है। नहीं, और क्यों चाहते हैं आप? करोड़ों पहले एक नौजवान सवाल ले लीजिए। करोड़ों नौजवान अफेक्टेड है। एक सवाल, थोड़ा समय जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है जी, तो आप उसके समाप्त होने का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके पश्चात डिबेट हो जाएगी नीट पे। बहुत अच्छी बात कही आपने। फौज से हूँ, उदाहरण वहीं से लेके आऊँगा। मजबूरी है, जैसा जीवन जिया वहीं से आदमी उदाहरण लेके आता है। हमारे फौज में एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जाती है कि एक रूल होता है और एक गाइडलाइन होता है। जो सिपाही के लिए रूल है कि सुबह 6 बजे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पीटी के लिए आके खड़ा हो जाएगा, वो सीओ साहब बहादुर कमांडिंग ऑफिसर के लिए दिशा निर्देश है। क्योंकि वो जब चाहे वो कह सकता है कि कल से 6 नहीं 6:30 बजे होगा। लेकिन सिपाही के लिए वो रूल है, वो नियम है। 6 बजे का हुक्म आया तो 6 बजे तक होगा। इसी तरीके से पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो किसी के लिए नियम है, किसी के लिए कानून है, किसी के लिए वो दिशा निर्देश है। जब इतने गंभीर मुद्दे की लोकसभा में बात उठ रही है, करोड़ों नौजवान जो देश की ताकत है वो द्रवित है, छला हुआ है, उसका 2-3 साल बर्बाद हुआ है। अगर नेता विपक्ष ये कहते हैं कि इस पे चर्चा कर लें, तो आपने ध्यान दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सम्मानित प्रवक्ता ने संविधान बोला। मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा संविधान से नहीं चलती है। लोकसभा और राज्यसभा जो वहाँ पे चेयरमैन बैठे हैं, जो वहाँ की गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनके अनुसार चलते हैं। अगर कल कोई इमरजेंट कोई प्रॉब्लम आ जाए, इमेजिन करिए कि 11 बजे हम लोकसभा में बैठे हैं और 11:10 पे मालूम चलता है कि अमृतसर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के 3 जहाज़ों ने आके गोलाबारी की है, तो क्या हम नियम कानून देखेंगे या विशेष परिस्थिति में देखते हुए उस समय के लोकसभा अध्यक्ष कोई और फैसला लेंगे और प्रधानमंत्री को फ्री करेंगे ताकि वो अपने ऑफिस जाएं? जो अभी सिचुएशन है नीट मामले की, क्या इतना अर्जेंट विषय है जिसको आप चाहते हैं कि सब कुछ रोककर सिर्फ उसी पर चर्चा हो जाए? ब्रजेश जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात ना हो? ब्रजेश जी, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि देश की गति और देश की ऊर्जा नौजवानों से है। नौजवान अगर हतोत्साहित है और 2 मिनट अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलके एक स्टेटमेंट दे देता और करोड़ों बच्चों को यह संदेश चला जाता, तो महामहिम राष्ट्रपति को सल्यूट करते हुए मुझे नहीं लगता कि उनके सम्मान में कोई कमी हो जाती। वो राष्ट्रपति महोदया बहुत गर्व महसूस करती कि हमारे बच्चों को लोकसभा से सही मैसेज दिया गया। कपड़े फाड़ने के लिए हो सकता है ये आपने दांव चला। अब ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है। जो अभी स्टार्टिंग में आपने दिखाया था, तो माननीय भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय जिनकी बाइट दिखाई थी, उन्होंने बोला कि विपक्ष अनावश्यक मुद्दों पे चर्चा करना चाहता था। तो ये इनके लिए नीट अनावश्यक क्यों है, मैं वो भी बता देता हूं। ये सिर्फ बेदीराम जी तक या पीले अंगोछे तक नहीं है। 30 सेकंड दीजिए। मार्च में डेट निकली थी और 1 दिन के लिए फॉर्म का एक्सटेंशन दिया गया था बिना किसी प्रायर नोटिस के, और 20 दिन के बाद अप्रैल में 1 दिन के लिए फॉर्म का सबमिशन फिर खोला गया और 12 घंटे में बंद हो गया विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। तो ये क्यों हुआ? और दूसरा, जहां 1 या 2 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिलते हैं, अचानक 70 बच्चों को 720 नंबर। उसके बाद जो ग्रेस मार्क हैं वो 4 के मल्टीपल्स में होते हैं, तो 719 को 4 से कैसे भाग करेंगे आप? मैं ये जानना चाहता हूं कि आज फ्राइडे का दिन था, आपको ही पता है कि सिर्फ आज ही तक सदन चलेगी जी। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो नीट परीक्षा का जिक्र था ही जी, तो उस मुद्दे पर वहीं से पॉइंट उठाते कि अम्मा बिंदु नंबर 9 राष्ट्रपति ने बोला था नीट पे, तो मैं अपनी डिबेट वहां से शुरू करता हूं। आपके पास ऑप्शन था, आप इस पर खेल जाते।
आप चूक गए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला विशेष परिस्थितियों में हमें और सत्ता पक्ष को सामूहिक स्टेटमेंट 2 मिनट में देना चाहिए देश के नौजवानों के लिए। सामूहिक स्टेटमेंट जी राष्ट्रपति ने नीट पर बोला था। जी मैं आपकी जगह होता तो कहता बहुत सही बात कही स्पीकर साहब ने, जी। डिबेट वहीं से शुरू होगी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से। नहीं, बट पॉइंट नंबर 9 से शुरू करूंगा, नीट पर ही बोलूंगा। मैं क्षमा चाहूंगा ब्रजेश जी, फंसा लेते। अपोजिशन के लीडर ने चर्चा की बात नहीं कही, Joint उनका statement। मर्म समझिए। उन्होंने बोला है कि हम और सत्ता मिलके ज्वाइंट स्टेटमेंट दें ताकि हमारे बच्चों का जो मोराल डाउन हो गया वो ऊपर आ जाए। यही तो राजनीति नहीं हो रही थी, तो फंसाने की चाल राजनीति थी। नहीं हो रही थी। कभी यही कभी तो थी। हमें कभी कभी राजनीति से ऊपर उठ के भी देश के बारे में सोचना चाहिए। 24 घंटे 365 डेज सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहिए। ओके, नीट पर आप राजनीति कर रहे हैं? सवाल इस बात मनीष का सिंघवी जी, है, सवाल इस बात का है कि हम विपक्ष हैं और विपक्ष में जनता की आवाज उठाना ही हमारा काम है। और अगर ये राजनीति है तो कर रहे हैं, अगर ये राजनीति है तो कर रहे हैं। उनके अभिभाषण का खत्म होने पर, चर्चा खत्म होने के पूर्व स्पेशल सेशन, स्पेशल बहस की मांग करना किस नियम में है? सबसे बड़ा नियम इस देश में आज की डेट में ये है कि करोड़ों लड़का है, वो बेरोजगार भी है, इम्तिहान देने जाता है तो पर्चा लीक हो जाता है। और अब तो यहाँ यूपी की तो सारे हालात आप जानते ही जानते हैं। क्या भाई यूपी में 2017 से लेके आज के बीच में सारे पर्चे लीक हैं, सारे बेदीराम इम्तिहान। कहाँ है? भाई कई बेदीराम हैं, हाँ? कई बेदीराम हैं, पकड़े कितने गए? और अभी आपने शुरुआती दौर में कहा ना कि चिंटुओं को नहीं पकड़ना है, अब सरगनाओं को पकड़ना है, तो सरगना नहीं पकड़े जाएंगे। असल में खेलोगे? नहीं, मैं जो आपने सही कहा, नहीं, मैं जो आपने सही कहा उसकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात आप देखिए, शुरू से ये सरकार डिनायल मोड में है, ये कुछ नहीं मानती। नीट का पर्चा हो जाएगा, नहीं मानेगी। यूपी में पर्चा लीक हो जाएगा, नहीं मानेगी। अटल सेतु 18,000 करोड़ का बनेगा, दरार पड़ेगी, नहीं मानेगी। T1 गिर गया, उसके नीचे दब के लोग मर गए। 500 करोड़ रुपया लगाकर कैनोपीज लग रही है और वो गिर जा रही है 3-3 महीने में, ये नहीं मानेंगे। अयोध्या में रामपथ में बड़ा सा छेद, 30,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, अगर अयोध्या पूरा देख लेंगे आप, नहीं मानेंगे। तो सवाल इस बात का है कि ये मानेंगे क्या? कुछ नहीं मानेंगे। ये वो मानेंगे जो इनका दिल करेगा, जो इनको ठीक लगेगा। इस देश की जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। बहुमत महात्मा गांधी कहते थे हर लोकप्रिय चीज लोक हितकारी हो ये जरूरी नहीं है ना। बहुमत तो हिटलर के पास भी था, लेकिन वो जर्मनी के लिए हितकारी साबित हुआ, ये जरूरी नहीं है। तो इस देश की दशा और दिशा आप समझ में आने लगी जब इनके प्रवक्ता शुरुआत में कहते हैं लगता है कि देश आप ही ठीक चला पाओगे। अनावश्यक मुद्दे, 24 लाख बच्चा 3-3 साल 4-4 साल तक तैयारी कर रहा है बच्चा, जो कभी कोई कुछ बच्चे 10th के बाद तैयारी में लग जाते हैं, और उन बच्चों को जब पता चलता है कि एग्जाम उन्होंने दिया। आराम से बात करते हैं हम लोग जी। आप ही को क्यों ऐसा लगता है कि यह देश सिर्फ आप ही अच्छे चला सकते हो और कोई नहीं चला सकता? नहीं, हमें ये नहीं लगता आपको इस बात की हुक क्यों चढ़ी रहती है? नहीं, हमें कतई नहीं लगता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा कह रही है कि नीट में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उस गलत को इन्हें भी मानना चाहिए। ये नहीं मान रहे हैं, इनकी अंतरात्मा मर गई है। भाई क्यों मान लें? वो आप वो सत्ता पर, अरे भाई सत्ता और विपक्ष छोड़ दीजिए, आपकी बात मान के ये बताइए क्या हमारा आपका बच्चा उस नीट में एग्जाम नहीं दे रहा है? और जब वो देकर आ रहा है तो उसको पता चल रहा है कि पर्चा लीक हो गया, तो अनियमितता हो गई, तो गलत ग्रेस मार्क दे दिए गए, तो एक ही सेंटर के 7 लड़के, सीबीआई 718 चिंटू सीबीआई। पिंटू। कौन सी सीबीआई? और प्रयागराज में भी एक कौन सी सीबीआई जो इनके कहने पे काम कर रही है? विपक्ष के नेताओं पर छापा मार रही है, उनको पकड़ रही है, उन्हीं को सजा दिला रही है, बस जो उनके पीछे पड़ी हुई है, जो 5-5 साल 6-6 साल करा लें भैया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में एक कमेटी बने और अब कुछ बचा नहीं है, ये भरोसे लायक नहीं रह गए। नीट की मांग कर रहे हैं? जी, हम लोग मांग कर रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं नावेद शिको जी को आमंत्रित करता हूं। नावेद भाई, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सदन में क्या चल रहा है? कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होंगे या फिर ये संवादहीनता और सहयोग वाली बात खत्म हो गई है? अब तो मुझे लगता है कि आर्म ट्विस्टिंग होगी कि आओ तुम बड़े कि हम। देखिए, सरकार की मंशा नज़र आ रही है। ये तीसरा कार्यकाल जो है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें सरकार बार बार ये जाहिर कर रही है कि हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। विपक्ष भले ही कहे कि नंबर्स इनके कम हो गए हैं, वो जाहिर करना चाहती है कि कतई भी हम तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे, हम वैसे ही चलेंगे और सब पहले जैसा है। देखिए, स्पीकर का चुनाव भी उन्होंने इसीलिए इस जिद पे किया और उन्होंने कहा कि वही होंगे, वही स्पीकर हैं जिन्होंने न जाने कितने विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की। और उन कार्रवाई के खिलाफ सवाल भी उठे, जनता में भी उठे, विपक्ष ने भी उठाए, क्योंकि जो सत्ता
के जो सांसद थे उनके खिलाफ उतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी विपक्षी हुई। तो सरकार ये बार बार दिखाना चाहती है, लेकिन आज का जो कदम था मैं समझता हूं ये हानिकारक होगा, क्योंकि नियम कुछ नहीं होते हैं। होता क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नियम शिथिल हो जाते हैं और जनता जब इस देश के नौजवान सड़क पे खड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारी आवाज, हमारी चित्कार, हमारी चिंतन, हमारी दर्द कहीं ना कहीं संसद में गूंजे, और विपक्ष को यह जिम्मेदारी दी जाती है। अगर विपक्ष आज इस मुद्दे को लेकर सवाल नहीं उठाता या जिद नहीं करता तो वो नाकारा होता विपक्ष, क्योंकि नौजवानों ने, इस देश की जनता ने विपक्ष को यह जिम्मेदारी दी है। आज सड़क पे लाखों नौजवान हैं, इस बात को लेकर बात नीट की नहीं है, बात इन जैसी न जाने कितनी परीक्षाओं की है, आने वाले होने वाली परीक्षाओं की है। जनता चाहती है दूध का दूध और पानी की पानी हो जाए, ये पता चल जाए कि इसके पीछे पॉलिटिकल कनेक्शन कितना है, बेदीराम कितने हैं, एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। अरे आप लोग तो पीछे पड़ गए बेदीराम पीछे नहीं पड़ गए, आप ये बताइए, आपने खुद अरे 9 ही पर्चा तो लीक किया है, गार्ड नहीं पहुंचा वहां, 9 पर्चे लीक करने के बाद। अरे विधायक क्यों पहुंचे भाई? आप ये वही तो मैं कह रहा हूं, ये बड़ा सब, और उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर खड़ा रहता है। भाई 9 ही मुकदमे तो हैं, ज्यादा नहीं है। नहीं तो ठीक है, 9 मुकदमे कुछ ज्यादा नहीं हुए, लेकिन बुलडोजर को पंचर हो गया है क्या वो सरकार का हिस्सा है इसलिए बुलडोजर काम नहीं करेगा? अभी राजभर के पास है बुलडोजर। हाँ, तो राजभर जी तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, ये संसद में गूंजना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस पर चर्चा होती, नियमों को शिथिल कर दिया जाता, नियमों की आड़ में इसको रोका नहीं जाता, तो आज ये नाम जरूर आता। और उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में आपको याद दिलाऊंगा, उत्तर प्रदेश कौन सा 97 आपको याद दिलाता हूं। कल्याण सिंह अपना जो है वो विश्वास मत हासिल करना चाह रहे थे, जूते चले थे, चप्पलें चली थी, माइक चले थे, कुर्सियां चली थी। यहां के जनप्रतिनिधि बहुत ही आक्रामक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 10 साल के बाद विपक्षी सांसद इतनी बड़ी संख्या में संसद में पहुंचे हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। 10 साल बाद ऐसा मौका आया, वो मत अच्छा राजभर जी को मैं देखता हूं, हर मुद्दे पे राजभर के स्टेटमेंट आते थे, जो बाइडेन से लेके मऊ तक के मामलों में। इस बीच में देख रहा हूँ बेदीराम का जब से नाम आया, गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आवाज थोड़ा नहीं। किस मुंह से देंगे? उनका सांसद है, बोल नहीं रहे मीडिया, किस मुंह से देंगे? और वो खुद ये कह चुके हैं कि भाई हमारा खराश आ गई हो सकता है, खराश आ गई, खराश होकर उनको गर्म पानी मिलना चाहिए। और योगी जी अगर गर्म पानी नहीं देंगे तो सवाल उठेगा, और ये संसद में जब गूंजेगी तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, क्योंकि सिर्फ नीट नहीं है। अरे भाई सरकार भी तो चलानी है, ऐसे कैसे आप मतलब तो सरकार आप चलाइए, आपका जो है जनाधार कम हुआ है और कम हो जाएगा। अब बुलडोजर ने, हम उत्तर प्रदेश के न जाने कितने लोगों ने इसका इनाम दिया था और लगातार चुनाव जिताया जा रहा था। बुलडोजर चलाइए अपराधियों के खिलाफ। आज बेदीराम के खिलाफ अगर एक होमगार्ड भी नहीं जा रहा है तो इस सवाल उठेगा कि बुलडोजर को किसने पंचर कर दिया है, मेहनत से उसने घर बनाया, आप कह रहे हो गिरा दिया जाए। नहीं, ये घर की बात नहीं है, बात कार्रवाई का सिंबल है, ये एक प्रतीक है इस बात का। मैं कह रहा हूं वो हो सकता है निर्दोष हो सकता है बड़बोलेपन में अपने पार्टी के जो सुप्रीमो हो उसकी तरह कुछ भी बोल देते हो। मुकदमा कैसे हो गया बड़बोलेपन में? मैं यही तो कह रहा हूं, वो अपनी सफाई दें, लेकिन बातचीत सरकार। राजभर जी क्यों चुप है फिर? वही तो बड़ी बात है, बड़ा पर बोलते। अरे ये संसद में ये भी उठता मामला, संसद में देखिए नियमों को का आपने बुर्खा पहन लिया। नियम क्या होते हैं? विशेष परिस्थितियां। हो सकता है आप लोग इसलिए पीछे पड़ गए हो कि वो एक दलित विधायक है। नहीं, बात यहां पर दलित और धर्म की बात ही नहीं, हम लोग भी नहीं है। अरे मैं तो हर तरह से पूछ रहा हूं ना आप भाई, यहाँ पर सवाल इस बात का है कि पूरे देश का नौजवान जो नीट में जाना चाहता है वो भी है, दूसरी परीक्षाओं में जाना चाहता है वो भी है, सिपाही भर्ती में जो गया था वो भी है, और न जाने कितने लोग हैं। केपी मलिक जी को स्क्रीन पे लाया जाए। मलिक साहब धन्यवाद, नमस्कार, कैसे हैं आप? और पहला मेरा सवाल, ये लोकसभा में सर क्या चल रहा है? ये बहस होने की बजाय मैं देख रहा हूँ कि अब सहयोग और संवाद की बात तो खत्म है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मंडे से भी पार्लियामेंट सुचारू रूप से चल पाएगी। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जो सरकार 10 साल से चल रही है वो बताना और जताना चाहती है कि उस सरकार में कुछ नहीं बदला है और वो कंटिन्यूटी की सरकार है। वो ये जताना चाहती है और उसने नौकरशाही को और आम जनता को, विपक्ष को, पक्ष को, सबको बता दिया है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रही है। और वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि विपक्ष वो नहीं है पुराने वाला, एक नया विपक्ष है। आज सदन का 5वां दिन था और 5 दिन आपको अलग अलग प्रकार के रंग सदन के अंदर दिखाई दिए हैं जी। और जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर हमें राजनीति करनी होगी, आपके जवाब में उन्होंने कहा, तो हम करेंगे।
और यहां पे बहुत अच्छी राजनीति आज राहुल गांधी ने सदन पे की है। उन्होंने देख लिया कि ये आवाज कहां तक पहुंचेगी, और अगर स्पीकर उनको ये मौका दे देते कि ठीक है आप नेट पे बोलिए, 10 मिनट आपको दिए जाते हैं, वो क्या बोलते 10 मिनट में कि भाई सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सीबीआई से और अच्छे से जांच करानी चाहिए, छात्रों के भविष्य को देख, और 1-2 गलतियां भी कर देते जिसकी 30 मिनट की क्लिप, 30 सेकंड की क्लिप काट के भाजपा खूब मजे लेती। लेकिन उनका जो माइक ऑफ हुआ, जैसा कि उनका कहना है, और उनको बोलने नहीं दे गया, उससे बड़ा मैसेज जो है उन छात्रों में भी चला गया और जनता में भी चला गया। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि नेट पेपर लीक मामले पर चर्चा से सरकार भाग रही है? 100% सरकार भाग रही है, और मुझे लगता है सरकार को भागना नहीं चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, राष्ट्रपति का सब सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा यह भी है कि कोर्ट ने जिस प्रकार से 10 जुलाई की डेट दी है, जब पता है कि छात्रों का बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो कोर्ट को भी इतनी लंबी डेट नहीं देनी चाहिए। हमने तो कोर्ट को रात को 12 बजे भी खुलते देखा है। दूसरा, सरकार इस बहस से क्यों भाग रही है? अगर सदन में टाइम कम पड़ रहा है और सरकार को लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भी इस पर चर्चा हो सकती है, तो ये सदन को 3 तारीख से 10 तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। क्या दिक्कत है? स्पीकर चाहेंगे तो सदन का समय बढ़ जाएगा, 5 दिन बढ़ा दीजिए, 5 दिन नीट पर बहस हो, क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार इससे बचना चाहती है। सरकार को पता है कि सरकार इस मुद्दे पे बुरी तरह गिर जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि विपक्ष बहुत मजबूत है, और विपक्ष इस बार राजनीति से पल पल राजनीति करेगा, पग पग राजनीति करेगा। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सरकार मंडे को या ट्यूसडे को सरकार भाग रही या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा पूरी हो जाएगी तो इस पर बात करेगी या नहीं? ब्रजेश जी, आप अपने उद्बोधन में पहले ही कह चुके हैं कि सरकार अपने मुद्दे और बजट पेश करने के बाद में भाग जाएगी, कोई बहस नहीं होगी। इस बात को राहुल गांधी भी जानते हैं, इस बात को तमाम विपक्षी नेता भी जानते हैं, और इसीलिए ये बीच में मुद्दा उठाया गया है। और फिर मैं कहता हूं, दोनों पक्ष राजनीति कर रहे हैं, और इसमें जो नुकसान छात्रों का हो रहा है, मुझे लगता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज में राजनीति करेंगे, आप देश के हर मामलों में राजनीति करेंगे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरे भाई, बेदी राम के मामले में कानून अपना काम करेगा ना, आपके कहने पे उसको फांसी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, देखिए, कानून अपना काम करे, लेकिन छात्रों का एक मामला जो है उसकी परीक्षा दोबारा करा दीजिए। छात्र अपना काम करते रहे, सीबीआई ईडी जांच करती रहे। सीबीआई और ईडी बाकी जगहों में भी जांच कर रही है ना, केजरीवाल पे भी जांच कर रही है, केजरीवाल अंदर है, अभी तक तो निकला नहीं है, तो ये जांच तो सालों साल चलती रहेगी। लेकिन की क्या गलती है? वीरेंद्र जी भी आ गए हैं इस पर चर्चा में, मैं उन्हें भी सम्मिलित करना चाहता हूं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सदन चलने की संभावनाएं तो अब शून्य होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सहयोग और संवाद के जरिए सदन चलाना तो अब बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर अड़ गए हैं। ये कहते हैं चर्चा कराओ, सरकार कहती नहीं कराएंगे। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि किसी किस्म का इनके बीच सहमति बनेगी? और दूसरा, बेदी राम वाले मामले में कोई डेवलपमेंट हुआ? देखिए ब्रजेश जी, भाजपा को पहली बार संसद में एक मजबूत विपक्ष का सामना करना है, और शपथ ग्रहण जब सांसदों का चल रहा था तो उस समय ही ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि विपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष की हूटिंग पर अब चुप नहीं बैठेंगे। शपथ लेने के बाद से ही बहुत सारे लोगों ने वहीं मंच से बहुत सारी बातें बोली हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पिछली 2 सरकारों के समय विपक्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। स्थिति ये तक नहीं थी कि वो अपना नेता विपक्ष तक बना पाए, लेकिन इस बार आंकड़ा 200 के पार है विपक्ष का। तो विपक्ष इस बार काफ़ी मजबूत है, और बीजेपी को अकेले बहुमत भी नहीं है सदन में। तो स्वाभाविक है कि जो पिछली 2 बार की सरकारें रहीं और इस बार के सरकार चलाने में बहुत सारी आम सहमति उनको बनानी पड़ेगी बहुत सारे चीज़ों पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर न सवाल हो पाएगा न जवाब हो पाएगा। और जहाँ तक नीट का मुद्दा है, उससे पहले संविधान का मुद्दा है। वो संविधान की किताब ने आजकल बीजेपी को जितना परेशान कर रखा है, शायद कोई मुद्दा चुनाव से लगातार कर रहा हो। अब उसमें नीट आया है। ब्रजेश जी, अभी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है।
हालांकि कल परसों 2 दिन सदन हो सकता है बंद रहे और 1, 2, 3 तक ही संभवतः सदन चलेगा लोकसभा का, तो उसमें किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार विपक्ष बहुत युवा नेताओं के साथ और मजबूती के साथ सदन में मौजूद है, तो सामना अच्छे से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात जब आती है कि नियम नहीं है, कानून नहीं है, चर्चा कैसे होगी। लेकिन हमने आपने देखा है कि जब मुद्दों को सरकारें इग्नोर करती हैं, बचती हैं, तो वो आगे चलकर चुनाव परिणाम के रूप में उनके सामने वो आता है। तो कितने आज जिन चीज़ों को हम, जिस बीमारी को आज हम झुठला देंगे, जिस बीमारी को नज़रअंदाज कर देंगे, वो आगे और विकराल रूप लेगी। इस चीज़ को राजनीतिक लोगों को भी समझना चाहिए, और जो नहीं समझेगा उसको जब आप समय पर आने पर परेशानी होगी। एक चीज़ जब नियम कानून की बात आती है तो वहीं पर लोकतंत्र खड़ा होता है। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि देश की जनता की समस्या और मानवता से बड़ा कोई नियम नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं ने हर नियम कानून को तोड़कर रात के 12 बजे भी अदालतों के दरवाजे खोले हैं, जब जब इस देश में कोई जनहित का बड़ा मुद्दा आया है, करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला कोई मुद्दा आया है। और इस बार तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष के लिए लोग कहते हैं मजबूत होना चाहिए, विपक्ष क्यों होना चाहिए, ये सब बातें आती हैं। देखिए, जब जनहित के मुद्दों पर सत्ताधारी दल नहीं बोल पाता, या सत्ताधारी दल में बैठे हुए लोग जानते हैं लेकिन दलीय मर्यादा और अपनी सीमा और अनुशासन के चलते भी विभिन्न मुद्दों पर नहीं बोल पाते, वहीं पर विपक्ष का रोल शुरू होता है, जिसको आम आदमी की आवाज़ को उठाना है और देश के लोगों को जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचाना है। जहां तक रही बात बेदी राम की, तो बेदी राम ने मामला पेदी तक पहुंचा दिया है, यानी कि अब बेदी राम की जो घटनाएं हैं और जो उनके कारनामे हैं वो गांव-गांव तक गूंज रहे हैं। वो जितनी देर भाजपा के साथ रहेंगे वो उनका नुकसान करते रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर पर भले कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी कोई बड़ा निर्णय लेगी उनके बारे में। क्या बेदी राम का आप चाहते हैं कि बलिदान हो जाए? जिसने करोड़ों भावनाओं और मेहनत का, परिश्रम का बलिदान ले लिया हो, अगर उसका बलिदान तो पहले ही 24 मुकदमा तो एसटीएफ में हुए करीब, और ऐसे पूरे देश में तमाम मुकदमे हैं, कई बार वो जेल गए हैं। रेलवे में एक टीटी थे, वहाँ से भी बर्खास्त हुए, और मज़ेदार बात यह कि लालू जी ने इनको बर्खास्त किया था, उनके समय में बर्खास्त हुए थे। तो बेदी राम तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत के शायद इससे बड़ा कोई रैकेटियर नहीं होगा जो पर्चा लीक बेदी राम आयोग। ऐसी क्या मजबूरी है कि बेदी राम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? उसके घर होमगार्ड भी नहीं गया पूछने कि क्या किया है तुमने? नहीं, मुकदमे कोई नए तो दर्ज नहीं हुए, लेकिन सरकार या कोर्ट चाहे तो स्वयं संज्ञान ले, इस पर कार्रवाई करे। अब हालांकि वो सहयोगी दल के विधायक हैं और उनकी पार्टी सत्ता में है, वो सहयोगी है, तो ये तो बेदी राम पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। विपक्ष का कोई नेता होता तो आज वो जेल में होता, इसमें कोई शक नहीं है, और उस पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो गई होती। तो जो कानून है, जब कहा जाता है कि सबके लिए बराबर है, तब यहीं पर बेदी राम को देख के शंका होती है कि कानून वाकई में क्या सबके लिए बराबर है, या सरकारें सब पर बराबर कार्रवाई की इच्छा शक्ति रखती हैं, या खाली बयान देती हैं या मंचों से भाषण देती हैं। सरकार कहती है हम बहुत ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन सरकार के कदम शायद इतने ठोस हो गए हैं कि वो खुद ही नहीं उठ रहे हैं, तो उठा के दूसरी जगह कैसे रखे। ये सब बड़ी सारी बातें हैं। लेकिन देखिए, सियासत में जो लोग पहुंच जाते हैं, गद्दी पा जाते हैं, वो उनको जनता की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। वो सब अपने जीवन को मजबूत बनाने में, अपनी कई पीढ़ियों के लिए
रास्ता बनाने में लग जाते हैं और उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि जनता की याददाश्त छोटी है, भूल जाएगी। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा कि सियासत का क्या चरित्र होता है। दोनों बेंचों की तरफ जो लोग बैठते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में बैठा है बहुत उजला है और जो सत्ता पक्ष में बैठा है वो कोई फैसले नहीं कर रहा है। कि झूठ का जो आज इस कदर बोलबाला है, इसका मतलब लोगों ने जमीर बेच डाला है और झूठ की दुकानों पर बहुत रौनक रहती है और सच्चाई के होठों पर आज लग रहा ताला है और सादगी की तो कोई कद्र नहीं करता, तवज्जो उसको मिलती है जिसके पास मिर्च मसाला है। और ये दौलत के भूखे क्या गरीबी मिटाएंगे किसी की, इनको तो गरीबों के मुंह से छीनना निवाला है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक और पॉलिटिकल ओपिनियंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का अहम परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी पार्टी की कि आप बेदी राम जैसे विधायकों को जो पेपर लीक के सरगना हैं उनका आप संरक्षण कर रहे हैं? वो खुद अपने वीडियो स्टेटमेंट में कबूल चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं पेपर लीक के, उसके बावजूद उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। इसीलिए नियत पर संदेह होता है कि आप इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नीट वाले पे भी करेंगे या नहीं करेंगे। ये डाउट इसी वजह से क्रिएट होता है, एक्शन की वजह से आपके। ब्रजेश भाई, सिलसिलेवार ढंग से सारे प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। इसमें अधिकतम कार्रवाई क्या संभावित हो सकती थी? सारे विपक्ष के लोगों की बात को अगर मान लिया जाए तो कार्रवाई तो यही हो सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने और इस मामले को निर्णय करे। वो हो चुका। बात नंबर 2, इसकी जांच की देश के अंदर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है जिस पर देश को भरोसा हो सकता है? सीबीआई। वो इसकी जांच कर रही है। इसमें और असफलताएं न हो इसके लिए हाई पावर कमेटी बनी है। इसरो जैसे संस्थान के पूर्व अध्यक्ष उसके चेयरमैन हैं। किस साइंटिफिक तरीके से इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाया जा सकता है, इस पर काम हो रहा है। तो जो तीनों सर्वोच्च स्तर पर इस पर काम हो सकता है, इस पर जांच हो सकती है और जांच का काम चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में पड़ा हुआ है, इसको देख रहा है, इसका विवेचना कर रहा है, इस पर दिशा निर्देश जारी करेगा और आने वाले समय में इसको और कैसे बेहतर बनाकर वैज्ञानिक परंपरा को, वैज्ञानिक विधियों को, पद्धतियों को लाकर इसे और कैसे शॉक प्रूफ बनाया जाए, इसके लिए काम चल रहा है। देखिए, विपक्ष की स्थिति आज यह है कि हर दिन एक मुद्दा उठाना और शाम होते होते उस मुद्दे से वापस लौट जाना। कैसे? सबसे पहले इन्होंने मुद्दा उठाया कि हम प्रोटेम स्पीकर के जो साथ में जो इनके विपक्ष के लोग हैं वो प्रोटेम स्पीकर से शपथ नहीं लेंगे। और किया क्या? राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इन सारे के सारे विपक्षी दलों ने शपथ किससे ली? इसी प्रोटेम स्पीकर से शपथ ली, जिससे अपने सहयोगियों को शपथ न दिलाने के लिए ये लोग हंगामा कर रहे थे। यानी कि एक तरफ उसका विरोध करना और दूसरी तरफ उसी के साथ जाकर खड़े हो जाना। दूसरे दिन ये क्या करते हैं? ये संविधान को लेकर जाते हैं और शपथ लेते हैं, जबकि इनका रिकॉर्ड बताता है कि इस देश के अंदर संविधान को कमजोर करने के लिए, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए, संविधान भारत के नागरिकों को जिन मूलभूत अधिकारों से सुसज्जित करता है उस नागरिकों के अधिकारों को छीन लेने वाले लोग ही आज कानून की किताब को लेकर हल्ला करते हैं। लेकिन कारनामे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हत्या करने वाले पेपर लीक न हो और परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो और किस वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करके इसको रोका जाए। तो बेदी राम जिस वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसकी का तोड़ने का कोई फार्मूला है सर आपके पास? नहीं, बिल्कुल है। मुझको लगता है कि 2 दिन पहले हम लोग आपके साथ इस बहस में बैठे थे जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाया था जिसमें आजीवन कारावास की सजा भी है और ऐसे लोगों ने जो संपत्ति अर्जित कर ली है उसकी जब्ती की बात भी है
और उसको जो सरकार से हानि होगी वो भी उनसे वसूलने की बात है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लोग लिए फेसबुक लगातार पर कह रहे हैं कि 3 दिन पहले संजय चौधरी आए थे डिबेट पे और कह के गए थे सख्त कार्रवाई होगी। तो 3 दिन में ऐसी कौन सी सख्ती हो गई कि एक होमगार्ड भी बेदी राम के घर नहीं गया। फेसबुक पर एक यूजर हैं रविंदर कुशवाहा पूछ रहे हैं। अरे पिछले 1 सेकंड सर, प्लीज सर, आपके आइए, आप ही पा रहा हूं, उनको जवाब देने दीजिए। संजय भाई बोलिए। इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कब का वीडियो है, कैसा वीडियो है, इसकी जांच शुरू हो गई है और निश्चित रूप से आप इस पर कार्रवाई होते हुए देखेंगे। दरअसल कर क्या रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि बच्चों के मोराल को बूस्टअप करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। थैंक यू। थोड़ा वक्त का अभाव है सर, डिबेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा सर। राहुल गांधी के मोरल पे बाद में बात कर लेंगे सर। लगातार 3 बार एग्जाम देने के बाद भी जो पास नहीं हो पा रहे हैं वही बच्चों के मोरल को बूस्टअप करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कार्रवाई होगी बेदीराम पे, क्यों चिंता कर रहे हो, इन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? एक वो जो लाल रंग की और नीली रंग की किताब थी, उस पे भारतीय जनता पार्टी को अचानक मैं देख रहा हूँ बहुत तकलीफ है। कोई हाथ में किताब पढ़े इनको दिक्कत है। पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि वो संविधान की किताब है, कानून की किताब नहीं। कानून की किताब आईपीसी होती है, तो इसको कानून की किताब ना कहें। ये हमारे लिए गीता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लोकतंत्र का ग्रंथ है। चिढ़ाते हो आप उस किताब के जरिए। नहीं, ये लोग उससे बहुत द्रवित हैं कि ये संविधान की किताब होनी ही नहीं चाहिए थी। इनकी असल समस्या ही यही है, इनको इस किताब से अब नफरत हो गई। संविधान को तोड़े जो लोग, वो संविधान को हाथ में लेके चले। और पिछले 10 साल से आप क्या तोड़ रहे हैं? पिछले 10 साल से आप क्या तोड़ रहे हैं? समाप्त करने वाले लोगों के वादे, लोगों की उम्मीद, लोगों की आकांक्षाएं जो आप तोड़ रहे हैं, वो क्या? राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको खत्म करने वाले लोग ये बात कर रहे हैं। संजय भाई 1 सेकंड रुकिए। फंडामेंटल संजय भाई पहले आप देखो, इनके ये भी नहीं बोले थे, अब सबर से इनकी बात सुनिए। 5 बार का सांसद, उसको ऐसे उंगली करके बैठो। आज की तारीख में हमारे समाज में इतनी सभ्यता आ गई है कि हमारे घर में भी कोई हेल्पिंग हैंड होता है तो हम उससे इस तरीके से बात नहीं करते हैं जिस तरीके से ओम बिरला जी ने कल एक वरिष्ठ सांसद को, जो 5 बार का सांसद है, जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के सभी जाटों ने वो क्लिप देखी है। बैठो। ये क्या है? बच्चों के साथ कोई टीचर करता है तो माफ कर देते हैं कि मास्टर है, बच्चे का भला करना चाहता है। स्पीकर है, बच्चे पाल रहे हैं आप? नहीं, स्पीकर सबके अभिभावक होते हैं, डांट दिए। अभिभावक होते हैं मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ करते हैं? ब्रजेश जी, आप अपने बच्चों के साथ करते हैं? बैठो। नहीं, मैं आप सबसे इज्जत से पेश आता हूं। हम बच्चों से भी आप करके बात करते हैं ताकि बच्चे बाहर निकल के दूसरों से आप कह के बात करें। ये गुरूर, ये घमंड कहां है? संविधान के ऊपर बैठ के जो आपकी भाषा है वो देश देख रहा है। अच्छा, इन पर भरोसा क्यों नहीं है भाई? कह रहे हैं नीट पर हम चर्चा कराएंगे। बेदीराम पे 3 दिन पहले भी भाई ने कहा था एक्शन लेंगे, अभी भी कह रहे हैं लेंगे। आपको भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, ये देखिए, प्रोटेम स्पीकर वाली इन्होंने जो बात रखी है, तो ये कह रहे हैं कि पहले मना किया कि ओथ नहीं लेंगे। हमने तो निवेदन किया था कि जो सीनियर मोस्ट सांसद है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाइए, परंपरा है। आपने बनाया नहीं, हमने ओथ ले लिया, हमने वो भी पाप कर दिया। मजाक बना रखा है आपने, मतलब ओथ ले लिया, आपकी पार्टी किस ओपिनियन तो वो भी गलत कर दिया। सुनिए, धैर्य रखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में उनको चेयरमैन बनाने के जब मुबारकबाद दी थी तो उन्होंने बोला था पूरे समन्वय से कोऑपरेशन के साथ करेंगे, लेकिन जो लास्ट लाइन बोली थी ना वो बहुत भारी थी। बोला आप सदन को चलाएं तो ठीक है, इसका उल्टा ना हो। 24 घंटे तो नहीं हुए, बस थोड़ा 30 सेकंड और दिए, 24 घंटे नहीं हुए। और एक बात और बता दूं, हम लोग ये बेदीराम मत बोलिए। अब उस वेदी को ढूंढिए जिस वेदी से वेदीराम तैयार हो रहे हैं। और मेरे को 30 सेकंड दीजिएगा, प्लीज बात मत काटिएगा। ये जो नीट का मसला है ये रिजर्वेशन पे जाता है और रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाता है। अल्टीमेटली ये भी मसला कॉन्स्टिट्यूशन का है
और पिछले 10 साल से सुनियोजित तरीके से नॉट फिट करके पिछड़ों और दलितों की वैकेंसी खा के जनरल्स को दी जा रही हैं, उनको भर्ती में मौका ना मिले, देश में प्रतिनिधित्व ना मिले। पिछले 10 साल से यह साजिश चल रही है। पटेल की चिट्ठी पढ़ के बोल रहे हैं। 10 सेकंड अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी बोल रही है। 10 सेकंड और आऊंगा संजय भाई, प्लीज वेट, आपको दूंगा समय। 10 साल से पीडीए को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। इसी चक्कर में ये जो गिरोह चलते हैं ना, इन गिरोहों को मौका मिला है और गिरोह अब आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लेकिन मेरा सीधा इल्जाम है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, साजिश है, पीडीए को सरकारी साधन और संसाधनों से अपने हक से दूर रखने का। हो सकता है कि आप राजभर को घेरने के लिए बेदी राम का सहारा ले रहे हो। नहीं, हम तो उस वेदी को देख रहे हैं जिस वेदी से ये सब कंट्रोल हो रहा है। मैं उस वेदी की राजनीतिक बदला लेना चाह रहे हो। मैं उस दरवाजे की बात कर रहा हूं जहां से पीडीए पे पूरे देश सुनियोजित षड्यंत्र से हमले हो रहे हैं। थैंक यू। सहयोग या संवाद के बजाय समन्वय का रास्ता क्यों नहीं चुना जा रहा? सहयोग या संवाद कैसा जी? अभी आगे मैं जब ये सब चल रहा था, जो रामपथ पर घोटाला हुआ है, तो एई और जेई को निलंबित करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गई है। तो अभी की बात है ये। भैया तो क्या चाहते हो, राजकुमारों का बलिदान? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हेमंत सोरेन जी वाले मसले पर एक लाइन मैं हाईकोर्ट की पढ़ के सुना दूं। प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई निशान नहीं है और 5 महीने एक आपने सीएम को बंद करके रखा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में चुनाव होने वाले थे। संजय जी कह रहे हैं कि क्या हो रहा है और ये कर रहे हैं, बड़ी लंबी, मतलब मैं थक गया उनके सुनते सुनते जो उन्होंने कानून गिना डाले। 10 साल में 70 से ऊपर पेपर लीक हुआ है, केंद्र तक में हुआ है, यूपी, हरियाणा, एमपी, गुजरात, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां लीक हुआ है। सवाल इस बात का है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। अफसोस ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। उनके अलायंस को बहुमत है। सवाल इस बात का है कि कब मानेंगे इस बात को कि इस देश में पेपर लीक हो रहे? 10 साल तो हो गए, कौन से कानून बना रहे? बहुमत। मैंने फिर वही कहा कि कोई लोकप्रिय चीज है, खुल रही है, इनकी जो इनके चेहरे पे नकाब थी उधड़ रही है ना, नीचे गए हैं ना ये। अभी देखिएगा जनता उठकर खड़ी होगी। और ये जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, इनके माफी के लायक नहीं है। जिस तरीके से तमाशा बना रहे हैं, ये कह रहे हैं ये नियम गिना रहे हैं। ये कौन से नियम? 10 साल से कहां नियम है? कह तो रहे बार तो योगी जी कह रहे हैं, वो जो येजू टेस्ट वाला था उस पर तो बात ही, विनीत आर्या पे तो बात ही चीज बंद हो गई बातचीत उस पर। क्यों? क्योंकि अब भाई नया मसला आ गया, नई बातें आ गई। घर में होमगार्ड नहीं गया, ठीक है ना। उसको तो चार बार 3 डायरेक्टर गुजरात में बैठे, मतलब जहां पर तुरंत बुलडोजर चला जाता था, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर जहां बुलडोजर चला जाता था वहां पर साफ सम्मन क्या पुलिस वाला नहीं देखने आ रहा कि विनीत आर्या जी कहां पर हैं। वो तो आराम से अमेरिका में बैठे नहीं। पुलिस की गुजरात में जाके किसी को 10 साल में इनके जो लोग गुनाह करके भागे इस देश से, आज तक उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगाने वाले। आप सदन को समन्वय से क्यों नहीं चलाना चाहते? आपके पास नंबर्स हैं तो क्या आप भाई कितना समन्वय ये लोग चाहते हैं कि राहुल जी खड़े होते हैं बात करने के लिए, और बात किसकी? बच्चों की। और आप कहते हैं साहब उनको बोलने नहीं देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 50 साल सीनियर लीडर है, मतलब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और धनखड़ जी उनका भी माइक बंद कर देंगे, उनको भी नहीं बोलने देंगे। और बोलना क्या है? बोलना है बच्चों के हित में। तो आप अपने ही जिस देश में हम कहते हैं युवा आबादी है, 60% युवा आबादी है, उस देश में बच्चों के हित की बात ही आप नहीं करने देंगे तो करेंगे क्या? ऑलराइट नावेद भाई, आप मुझे बताइए, देखिए सरकार कार्रवाई तो कर रही है, एसटीएफ एजू टेस्ट वाले पर भी एक्शन ले रही है, बेदीराम वाले पे भी बताइए कि कार्रवाई हो रही है। हाँ, नीट पर सीबीआई भी हो रही है। और क्या कर ले? क्या सीआईए ले आए? नहीं, देखिए, एक हमारी ये चिंता नहीं हो, मुझे लगता है इस पे आप लोग नहीं चर्चा कर रहे हो कि नीट की परीक्षा लीक हो गई, इस पर आप चर्चा कर रहे हो। इस बात पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो कि कितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें लीक हुआ था, लेकिन नोटों की गड्डियों ने प्रतिभाओं को दबा दिया और अयोग्य लोगों को डॉक्टर बना दिया, नौकरी दे दी। ये जो हो चुका है, इसको खोद के देखिए तो लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ अन्याय हो चुका है। और ये तो मामला कुछ है ही नहीं। बेदीराम ने तो बता दिया। बेदीराम जैसे देश में न जाने कितने पॉलिटिशियन हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल कनेक्शन इसका है। और वो तो बता रहे, मैं तो 10 साल से ये काम कर रहा हूं। देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नासूर जब फूट जाता है ना, तो कम से कम कुछ राहत होती है। ये अंदर ही अंदर ना जाने कितने दिनों से करोड़ों का स्कैम हो रहा था, और प्रतिभाएं, दलित, पिछड़े, ना जाने कितनी प्रतिभाएं गरीबी में 2000, 3000, 10,000 रुपए का वो पैसा खर्च करके परीक्षाएं दे रहे थे, वो योग्य थे। तो आपके कहने से क्या किसी दलित विधायक को फांसी दे दें? बात दलित की कहां से आ गई इसमें? आप ये बताइए, उसमें और ऊपर जिन
वेदी पे परीक्षाओं जाइए में जहां से ये षड्यंत्र बन रहा है, अच्छा, उस बोलिए। वेदी पे जाइए। ब्रजेश भाई, जिन परीक्षाएं जो हो चुकी हैं उसमें न जाने कितने गरीब बच्चे जिनकी प्रतिभा थी, जो सेलेक्ट हो सकते थे, जो नौकरी में जा सकते थे, जो डॉक्टर बन सकते थे, वो नहीं बन पाए होंगे और उस समय आपने खबर भी नहीं चलाई, आप तक बातें नहीं आई तो भाई ये बताओ, पॉलिटिकल कनेक्शन था। बेदीराम चयन आयोग जो था उसने तो नौकरी दी ही होंगी लोगों को ना, बिल्कुल दी होगी, उसका अपना एक पैरेलल बात नौकरी दी गई वो बड़ी बात नहीं है, जिनको जॉब तो मिली होगी ना, अयोग्य लोगों को नौकरी दी हो गई और लाखों दलितों, पिछड़ों को, हर मतलब सर्व समाज के उन बच्चों को जो गरीब खेत बेचकर लालटेन में पढ़ाई करके योग्यता के साथ में वो उन नौकरियों में जाना चाहते थे, उन परीक्षाओं में आगे बढ़ना अच्छा तो आप क्या चाहते चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए? जी, रीनीट होना चाहिए, नीट का दोबारा एग्जामिनेशन। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और जो नौजवानों की मांग है वो सदन में गूंजना चाहिए, हर सदन में गूंजना चाहिए। और इस बात को लेकर मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसकी फिक्र है और इसकी फिक्र नजर आई, लेकिन उस पर चर्चा कराइए, उसकी बात करिए, उस पर बयान दीजिए और उसके सॉल्यूशन के लिए और ये बात कहिए कि 10 साल से ये हो रहा था, जो योग्य बच्चे दब गए नोटों की गड्डियों के नीचे, करप्शन के नीचे, पॉलिटिकल कनेक्शन के नीचे, हम उनसे शर्मिंदा है। आने वाले समय में ये नहीं होगा और कानून बनने से कुछ नहीं होता। यहां कानून बन चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। आपकी सरकार की नीयत मुखर होना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। ऑलराइट, केपी मलिक साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। मलिक साहब देखिए, सरकार कार्रवाई भी कर रही है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी करा रही है, हाई प्रोफाइल कमेटी भी बना दी है, ग्रेस मार्क वालों को भी दोबारा से टेस्ट ले ली है। अरे और क्या करे जिससे आपको तसल्ली हो? नहीं, देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, वो करता रहे। बात यह है कि इसमें एक डेडलाइन है छात्रों की, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए और जांच पड़ताल सीबीआई और जो दूसरी कानून व्यवस्था है उस पर काम होते रहना चाहिए, लेकिन हमें छात्रों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर स्वस्थ चर्चा सदन में होती है तो उसमें दिक्कत क्या है? देश के सामने अगर कोई सच्चाई आ रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? सरकार इनको बचाना क्यों चाहती है? सरकार चर्चा से बच क्यों रही है? तो ये तो लगता है कि जो व्यापम घोटाला हम सुनते थे उससे शायद बड़ा घोटाला है ये, और इसमें कुछ राजनेता शामिल हैं। हो सकता है वो पक्ष विपक्ष या सत्ताधारी दल के, एनडीए के गठबंधन के लोग भी हो सकते हैं। क्या सरकार वही वाले जोशी जी हैं? क्यों बचाना चाहती है? जोशी जी हैं, चर्चा हो। एक सेकंड, हाँ मलिक साहब कंटिन्यू। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं वो सामने आना चाहिए उनको, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये छात्रों का मामला है। और अगर आप हम इस पे पर्दादारी करेंगे, हम इसको ढकने का काम करेंगे तो हम देश के युवा को एक दूसरा संदेश देंगे और देश के युवा का सियासी दलों से और सरकारों से विश्वास उठेगा, जो देश के लिए घातक सिद्ध होगा आने वाले समय में। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि छात्रों को अच्छा मैसेज देने के लिए सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और स्वच्छ चर्चा होनी चाहिए। जी ऑलराइट, शुक्रिया आपका। संजय चौधरी जी, अब आपके पास 20 सेकंड है, बोले, आप कुछ कह रहे थे। यस, गो अहेड। देखिए, मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि वो इसमें दलितों का हित मारा जा रहा था। ये वो समाजवादी पार्टी कह रही है जिसने इस उत्तर प्रदेश में वेयर अबाउटरी कहते हैं इंग्लिश में, 20 सेकंड आपको, इसको वेयर अबाउटरी बोलते हैं। अनइंटरप्टेड 20 समाप्त सेकंड कर दिया। समाप्त करने वाले लोग, ये इनका असली चेहरा है, यही इनका असली चेहरा है, जो कहते हैं कि हम आएंगे और महंगाई को खत्म करेंगे, लेकिन आने के बाद हमने देखा है हिमाचल और कर्नाटक में इन्होंने इसी महंगाई को बढ़ाया है। अरे उत्तर प्रदेश में आप केंद्र में 10 साल से आप उस पर जवाब दीजिए। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। और सरकार ने अपने धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। देश में कोई भी देश हो, कानून की किताब सब जगह होती है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसका इंप्लीमेंटेशन सरकार कितना कर रही है। पिछले 10 साल में दिल्ली की सरकार और 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार, कोई भी अरेस्ट, कोई भी कार्रवाई, कोई भी एफआईआर, कोई भी मुकदमा, नील बटा सन्नाटा। ये षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है, पे हमला है। भागिए मत, भागिए मत, और ये पीडीए आपका न्याय करेगा, संजय चौधरी जी, संजय भाई सुन लो इनकी भी, मनीष की बात सुन। संजय चौधरी जी की पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। 10 साल से सत्ता वहां पर है और 7 साल यहां हो गई। जवाब नहीं देंगे, भागते रहेंगे, कभी नेहरू जी पर जाएंगे, कभी इंदिरा जी पर जाएंगे, कभी तक कर्नाटका जाएंगे।
जाएंगे, कभी तेलंगाना जाएंगे, अपने जवाब नहीं देंगे। इनसे कौन जवाब पूछेगा? कहीं अपने जवाब तो दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कर्नल साहब इतना पैसे हम अपने जवाब खुद दे रहे हैं, अभी तैयार रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। डिबेट ओवर। ओवर, धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ मंडे से समन्वय और सहयोग के साथ संवाद बनाकर लोकसभा और राज्यसभा संचालित होगी, ऐसी ही मुझे पूरी उम्मीद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से है। आप सभी का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी शानदार होगा। नमस्कार।